एवं उदाहरण। तो इस पर हम आज बातें करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो मैं इस चर्चा को आरंभ करने से पहले आदरणीय श्री अ, पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी। ओम। जी, सभी को नमस्कार, ओम। और आज की योग कक्षा बहुत सुंदर तरीके से रही और बहुत कुछ नए तरीके से भी सीखने का एक मौका मिला। कल की चर्चा को जारी रखते हुए कि हम आदर्श ग्राम की जो बात थी उस पर हम कल चर्चा की और बहुत सारे उदाहरण भी सुने। लेकिन एक चीज़ ये समझ में आई कि शायद इसकी जो परिभाषाएँ हैं, उसकी हमारे मन में अभी अभी अलग-अलग हैं। उसको हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि आदर्श क्या है? वो आदर्श स्थिति क्या है? इस आदर्श स्थिति को पहुँचने के लिए जो हमने कल चर्चा की थी, उस विषय पर भी हम आज भी बातचीत करेंगे। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि समझना एक साझा जब किसी शब्द को हम एक सामूहिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम अपनी जो विचार हैं, अपने जो हमारी समझ है और उसको बाकी और जो विचार हैं, उनकी बातें सुनते हुए भी जब इसको समाहित करेंगे अनुभव के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर, तो हम एक साझा समझ की तरफ बढ़ेंगे। यह भी बात हो रही थी कि हम जो इसको जो समझते हैं, आदर्श ग्राम को जो हम समझें, उसमें हम एक स्थिति ऐसी भी होती है कई बार कि जो उदाहरण दिया जाता है कि 6 व्यक्ति हैं, वो उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है, वो हाथी के आस-पास घूम रहे हैं। किसी ने हाथी के सूंड को देखा, अनुभव किया, किसी ने पूँछ को अनुभव किया, पैर को अनुभव किया, सींग को अनुभव किया, पेट को अनुभव किया। सबके मन में उसके प्रति धारणा जो है वो अलग-अलग निकल के आई। तो वो धारणा उनकी उस स्थिति के अनुसार तो बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविक स्थिति से ज़रा-सी भिन्न है। तो हम क्यों नहीं आज इस विषय पर बातचीत करें कि हम इस आदर्श ग्राम को समझने का प्रयास करें और उसमें जो घटक हैं, गाँव की जो ताना-बाना है, उसके जो घटक हैं, उसको समग्र रूप से समझने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे कार्य को अच्छा समझ सकते हैं। और जब हम काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए विचार करते हैं, तो हम एक समन्वित रूप से एक कोऑर्डिनेटेड रूप से और एक इंटीग्रेटेड रूप से गाँव के को समझ के उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं उसके बारे में समझ के हम शायद सभी घटकों पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हुए उसमें से जो महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें हम योगदान कर सकते हैं, उस पर हम कार्य हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो यही इसकी आज की हमारी जो चर्चा है उसकी एक शुरुआत है और इसको मॉडरेट करने के लिए आज के सेशन के लिए मैं दिनेश जी भी शायद साथ हैं, तो उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि वो भी कुछ उदाहरण के साथ इसको लेकर के आगे चलें। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि जो शौचालय निर्माण का जब कार्य किया, जब सैचुरेशन हो गया, तो उसको हमें लगा कि ये हमने तो बहुत बड़ा काम कर, लेकिन उसके साथ जो और जो चीज़ें थी जुड़ी हुई, वो शायद पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे का प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है। इसी तरह से जब हमने एक बार ये सोचा कि किसानों की आय को बढ़ने के ध्येय के साथ लेते हुए आगे बढ़े, तो सब्जी उत्पादन का कार्य हमारे कृषकों ने किया और काफ़ी बड़े स्तर पर कर दिया। बाकी कई गाँवों में मिल कर के बेमौसमी सब्जी उत्पादन का कार्य किया। लेकिन उसके जब देखा कि उसका प्रभाव तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी पीठ थपथपा दी कि आय में दुगनी हो गई, आय तिगनी हो गई, पहले के मुकाबले बहुत अंतर हो गया। लेकिन ये पता लगा कि जिस जगह पर सब्ज़ी उग रही थी, उस जगह पर पहले मक्का की फसल होती थी
और मक्का की फसल का जो उपयोग किसान करते थे वो उसको चारे के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो जब ये देखा गया कि अच्छा जी अब चारे का क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो सब्ज़ी लग गई है, तो लोगों ने वहाँ के जो जंगल है उस तरफ रुख कर दिया, क्योंकि चारे की समस्या थी। वो चारे की समस्या के निदान के लिए जहाँ एक तरफ तो फ़ायदा हुआ कि इनकम इंक्रीज़ हो गई, लेकिन चारे के उपयोग करने के लिए जो जंगल है, जो सामूहिक जंगल था, उसका दोहन ज़्यादा होने लगा। तो एक वही स्थिति हो गई कि हम एक कदम आगे बढ़े, लेकिन एक कदम पीछे हट गए। एक और नकारात्मक प्रभाव ये भी रहा कि जब ये देखा कि ये पैसा ज़्यादा आ गया, तो यह भी देखा कि वहाँ की जो शराब की दुकान है, वहाँ की बिक्री बढ़ गई है। तो इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव ये रहा। तो 2 नकारात्मक प्रभाव इस तरह से देखने को मिले, और इस विषय पर फिर गाँव के समुदाय के साथ वार्तालाप करके इस समस्याओं का भी निदान ढूँढना पड़ा। तो एक समस्या का समाधान किया, लेकिन 2 समस्याओं का और जन्म हो गया। तो ऐसे करते हुए तो हम आदर्श के तरफ तो बढ़े ही नहीं, क्योंकि हमने एक घटक को ही ध्यान में रखते हुए अपना कार्य किया। तो इसको चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के चर्चा परिचर्चा के इस अनुभव के आधार पर मैं दिनेश सेमवाल जी को अनुरोध करता हूँ कि आज के सेशन का मॉडरेट करें, और जो हम परिभाषा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बीच में फिर से आने का मौका मिलेगा, फिर भी अपनी बात रखने के लिए हैंड रेज़ करूँगा, और आगे का सेशन दिनेश जी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय, धन्यवाद। आपने एक चित्र, एक रेखा चित्र खींचा है आदर्श गाँव का, और वो रेखा चित्र आया है कल की चर्चा से कि हर व्यक्ति जो कार्य करता है या देखता है या गाँव की ज़रूरत के अनुसार समझता है, उसे आगे बढ़ाता है, तो हम समझते हैं कि गाँव का विकास हो रहा है और हम गाँव को एक आदर्श रूप में देखते हैं। और ये चर्चा शुरू करने की आज्ञा मैं आपसे लूँ, उससे पहले मैं उस लिस्ट पे चलता हूँ, और जिस पे कि आज के हमारे आदरणीय सदस्यों की उपस्थिति है। और इस क्रम में मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस क्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भानु देशराव जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बने सिंह बागावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंद्र कुमार पटेल जी, कल्पना कोटले जी, किरण विद्या जी, और कृष्णा कुमार माथुर जी, कृष्णा सिंह जी, और कुमारी माधुजा जी, और महेंद्र राठौर जी, महेंद्र सिंह रघुवंशी जी, हमारे आज के योग शिक्षक, और मिथिलेश सिंह जी, और हमारे पूर्व सीजीएम और योगाहार के कार्यक्रम में पहले शिरकत ले चुके, और सीजीएम नाबार्ड आदरणीय श्री मुनीश गंगवार जी की उपस्थिति है। आप लखनऊ से हैं। नरेंद्र वर्मा जी, नीलकंठ साबले जी, निर्मला जोशी जी, और आदरणीय पवन कुमार सर जिनको आपने अभी सुना, और प्रेरणा अली मराठी दीदी जी, राजीव सिंह जी, और राजश्री कुशवाहा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रतीश के ठाकुर जी, रूप सिंह राजपूत जी, रोशन लाल जी, संदीप चौधरी जी, सपना चतुर्वेदी जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, कृष्ण जोपे जी, सिंधुदुर्ग से हमारी बहन, और उमा शंकर प्रसाद जी, और हमारी रिकॉर्डिंग टीम इस समय उपस्थित है। इसमें लखनऊ से मॉडल गांव के सचिन सचिन जी भी अभी उपस्थित थे, कुछ देर पहले लेफ्ट हुए हैं, संभवतः वो अपने किसानों से या प्रधानों से संपर्क कर रहे होंगे जोड़ने के लिए। उत्तराखंड से भी एक दो प्रधान जुड़ने वाले हैं, ऐसी हमारी बात तो हुई है कुछ देर पहले और शाम को। और साथ में ही अन्ना हजारी जी के गांव से अन्ना हजारी जी के सहायक भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। जैसे कल बात हुई, आज उनसे बात नहीं हो पा रही है, श्री रामदार सतकर जी। और श्री अन्ना जी अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो कल तक संभवतः हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और सर में बात रही जो हमारी आज के कार्यक्रम की जो परिभाषा है नेतृत्व, पहल और उदाहरण की, जो आगे आदरणीय पवन सर ने मुझे दी है। तो जब
कल की चर्चा आप सभी के माध्यम से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो नॉलेज मैंने कलेक्ट किया, उसके आधार पर ये बात सामने आती है कि हमें गाँव की स्थापना, आदर्श गाँवों की स्थापना करनी है और किस तरह का ये गाँव होगा। अब कल के कुछ गाँवों के उदाहरण हमने पेश किए, उसमें से एक गाँव जो महत्वपूर्ण होता है, वो है बनारस का जयापुर गाँव। बनारस का जयापुर गाँव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया। ये बनारस से 25 किलोमीटर दूर है और इस पे वही बातें, वही कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। यानी शुरुआती दौर में इस गाँव को आदर्श बनाने की गतिविधि आगे बढ़ रही है। तो जो इसकी बहुत सारी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था है और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है या संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि सत्ता का अगर विकेंद्रीकरण हो, सत्ता की शक्ति अगर छोटे-छोटे स्तर पर, छोटे-छोटे स्थानों पर जाए, तो वहाँ का विकास सरलता से और तेजी से हो सकता है। वहीं सत्ता का अगर केंद्रीकरण हो, तो उसमें ये व्यवस्थाएँ और हमारे ग्राम कहीं पीछे रह जाते हैं। तो पंचायती राज की जो मुख्य उद्देश्य रहा है, वो है जनता को प्रशासन में भागीदारी देना और आदर्श गाँव का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ का जनमानस प्रशासन में भागीदारी भी करे और अपने विकास के साथ-साथ गाँव के विकास में भागीदार बने। हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारी संविधान के, उसके अंतर्गत हमारी छोटी इकाई पंचायती राज और उस पंचायती राज की यानी छोटी इकाई जो गाँव है और उसी गाँव की हम बात कर रहे हैं, उसे आदर्श बनाने की गाँव। आदरणीय हमारे सदस्य महोदय और हमारी बहनों कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंचायत स्तर पर, गाँव स्तर पर और उनको विकसित करने का कार्य किया है। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः-पुनः और अगर हम परिभाषाओं पे न जाएँ, क्योंकि इसकी परिभाषाओं का अगर अध्ययन करते हैं तो हर व्यक्ति आदरणीय पवन सर के अनुसार ही कह रहा है, कोई सींग की बात कह रहा है और कोई पूँछ की, कोई कान की बात कह रहा है। लेकिन जो अभी 11 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, उनके निर्देशन में जो मान्यताएँ हमारे आदर्श गाँवों की रखी गई, उन मान्यताओं पे हम अगर बात करें, तो मैं संक्षेप में पढ़ता हूँ क्योंकि संभवतः मैं सभी के पास पहुँचने के लिए कम समय लूँगा। इसमें लोगों की भागीदारी है और अंत्योदय का पालन करना है, ताकि सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति वो जीवन जीने की सरलता मिल सके और लैंगिक समानता गाँव में है, गाँव में हो, सामाजिक न्याय की गारंटी वहाँ सुनिश्चित हो, श्रम की व्यवस्था हो, सामुदायिक सेवा और स्वैच्छिकता का उसमें भाव रहे और सफाई की संस्कृति को हमने बढ़ावा देना है। प्रकृति के सहचर के रूप में हम अपनी पारिस्थितिक संतुलन को कार्य करने की आवश्यकता है और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को हम प्रोत्साहन देंगे। आपसी सहयोग से, स्वयं सहायता से आत्मनिर्भरता का हम निरंतर अभ्यास करेंगे और ग्रामीण समुदाय में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देंगे। साथ ही सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता को लाएँगे और जवाबदेही और ईमानदारी को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। साथ ही स्थानीय स्वशासन की भावना को विकसित कर हम नेतृत्व क्षमता खुद में विकसित करेंगे और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उनका हम कर्तव्य पूर्ण पालन करेंगे और साथ में जो मुख्य बातें हम योगाहार में समय-समय पर चिंतन और मनन और कार्यान्वयन करते हैं, उसमें है हम बुनियादी सुविधाएँ अपने गाँव में लाएँगे, उच्च उत्पादकता को बढ़ाएँगे, मानवीय विकास में वृद्धि करेंगे, आजीविका के बेहतर अवसर अपनाएँगे, असमानताओं को कम करेंगे और अधिकारों के लिए या अपने हक के लिए प्राप्त करने के लिए जो भी हम न्याय संगत तर्क देंगे और उनको हासिल करेंगे। साथ ही व्यापक समाज में जो है गतिशीलता या समाज में व्यापक गतिशीलता हम बढ़ाएँगे और समृद्ध समाज
को एक पूंजी के तौर पर उसका हम संरक्षण करेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारे हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, सोसाइटी है और साथ में जो सोशल वैल्यूज़ हैं हम इनकी चिंता करते हैं और इसमें कार्य करते हैं। इस दिशा में जो हमारे पूर्ण आदर्श गाँवों की एक संरचना बनती है और इस संरचना को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सदन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि और निवेदन के साथ ही क्योंकि मेरे ख्याल से हमें आदरणीय हमारी सीजीएम साहब, नाबार्ड आदरणीय श्री मुनीश सर सुन रहे होंगे, तो वो कुछ उदाहरण के साथ इस वार्ता में भाग लेने की मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे और मैं ये निवेदन सदन के माध्यम से उनसे करता हूँ। जी आदरणीय मुनीश सर, आपने मॉडल गांव के रूप में कई किसानों के साथ, प्रधानों के साथ कार्य किया है और जी सर। धन्यवाद दिनेश जी। सभी सहभागियों को मेरा प्रणाम। दिनेश जी ने आदर्श गांव के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में भी बताया। आदर्श गांव जैसा पवन सर ने कहा था कि हर आदमी की अपनी परिभाषा हो सकती है कि आदर्श गांव कैसा हो। तो और हर आदमी जो भी ग्रामीण विकास में जो लोग भी अपना सहभागिता दे रहे हैं वो अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि हम लोग भी यहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक मॉडल गांव प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो हम लोग कर रहे हैं मैं वही आज आप लोगों से शेयर करूंगा कि हम किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2 साल पहले ही प्रारंभ किया था। मैं समझता हूँ कि इसमें पहले भी हम 1-2 बार चर्चा कर चुके हैं और हो सकता है कि कुछ सहभागी ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने अगर पहले रहे होंगे तो उन्हें पता है। तो सबसे प्रथम हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम गांव में जाएं, गांव के लोगों से बात करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि वो विकास के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम उनसे कहें कि हम आपके गांव का विकास करना चाहते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि उनके यहाँ क्या होना चाहिए। क्योंकि जैसा हमारी सोच है और हमारी समझ है, ये बड़ी विडंबना है कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। पिछले 75 साल से विकास की बात हो रही है और सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर विकास की योजनाएं चलाती है और काम भी हो ही रहा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चूंकि योजना ऊपर से दे दी जाती है और सरकारी जो कर्मचारी हैं उस योजना को कार्यान्वित करने में लग जाते हैं, लेकिन जो उसका लाभार्थी है उसका इस योजना के ना तो प्लानिंग में कोई हिस्सा है, ना इम्प्लीमेंटेशन में कोई उसकी सहभागिता है। तो वो जो लाभार्थी है योजना का, वो इसको ओन नहीं कर पाता है, वो इससे जुड़ नहीं पाता, इस योजना को अपनी योजना नहीं समझता। तो इसलिए मुझे मतलब हम लोगों की ये जो समझ है जो हमने विकसित की गांव में लोगों से बात करके, वो हमको लगा कि ऐसा ये समस्या है। तो सबसे पहले हमने ये कोशिश की कि एक विकसित गांव को में क्या क्या योजनाएं या क्या क्या किस तरह की प्रोजेक्ट्स चलनी चाहिए तो गांव को हम विकसित कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, चिन्हित किए कि जैसे अगर हम गांव में लोगों से बात की शुरू में, तो लोगों की जो सोच है और जो समझ है वो इतना ही है कि गांव में सड़क आ जाए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए और एक स्कूल खुल जाए, एक कोई चिकित्सा की सुविधा हो जाए। लेकिन ये इतना करने से मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं वो संभव नहीं है। उसके लिए बहुत सारी और भी गतिविधियां होने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने फिर इसमें क्या गतिविधियां और होनी चाहिए जिससे कि सभी का संपूर्ण विकास हो सके,
व्यक्ति का भी विकास हो सके, समाज का भी विकास हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके, उसका आर्थिक विकास हो सके, उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। तो ये जो संपूर्णता में विकास की हमारी अपनी परिकल्पना है, उसके लिए हमने कुछ 25 एरियाज को आइडेंटिफाई किया और उसको हमने गांव में लेकर गए और गांव में लोगों से उस पर चर्चा की और इसको हम लोगों ने नाम दिया कि विलेज मैनिफेस्टो, गांव का घोषणा पत्र। गांव का घोषणा पत्र इसलिए कि हमने गांव जो ग्रामवासी हैं उनसे कहा कि आप ये जो हम कह रहे हैं इसको आप आत्मसात करिए और आप ये घोषणा कीजिए कि हम अपने गांव में ये करेंगे। ऊपर से किसी भी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट को सुपर इम्पोज करना ये आसान काम है, लेकिन गांव अंदर नीचे से ही बॉटम अप अप्रोच कैसे हो, गांव के लोग ही अपने विकास के बारे में सोचें और वो खुद ही सारी जो भी गतिविधियां हैं उनको ओन करें और उनमें अपनी पूरी भागीदारी करें। तब क्योंकि विकास की जो क्रिया है वो बहुत एक स्लो प्रोसेस है। विकास को हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में विकसित नहीं कर सकते हैं। एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो गांव के लोग अगर खुद सारी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए खुद योजनाएं बनाने में अपनी सहभागिता करें और हम ये सुनिश्चित करें कि वो सहभागिता कर पाए, हम उनको एक काइंड ऑफ फैसिलिटेटर का काम करें, एक इनेबलर का काम करें कि उनको हम सक्षम बनाएं कि वो अपने बारे में सोच सके, अपनी योजनाएं बना सके और उन योजनाओं के आधार पर वो एक विकास की डिमांड कर सकें, विकास की मांग कर सकें। हम लोग गांव में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के गांव में तो हम लोग खासतौर से, चूंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी ये देखकर बड़ा दुख होता है कि वहाँ गांव में विकास की मांग ही नहीं है। जिस तरह की स्थिति में लोग रह रहे हैं, कई बार लगता है कि ये तो खुश है इस बात से कि जो भी हो रहा है उसी से जीवन अच्छा चल रहा है, तो आगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने फिर सबसे पहले ये काम किया, हमारी ये पहली स्टेज थी कि हम गांव के लोगों को ये समझा पाएं कि विकास अगर आप करना चाहते हैं, अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं, तो ये 25 एरियाज हैं जिसमें काम करने की जरूरत है और इसमें आपको काम करना पड़ेगा। हम केवल बाहर से आके एक कैटलिस्ट का काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपका विकास हम नहीं कर पाएंगे, आपका विकास आपको खुद करना होगा। ये मानसिकता गांव में विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसा हम लोगों को लगा और वही हमने किया। जी आदरणीय, आपने एक मूल मंत्र के रूप में ये कहा है कि गांव का विकास गांव के लोगों के द्वारा ही होगा, यानी जो व्यवस्थाएं हैं ऊपर से न थोपी जाएंगी, जबकि निचले स्तर से यानी गांव से गांव के व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार गांव के जो किन किन एरियाज में हमने कार्य करना है उस गांव की को विकास करने के लिए, तभी उस गांव को समग्र विकास की तरफ हम ले जा सकते हैं। आपके पास हम पुनः आएंगे, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी कई गांवों में कार्य करते हैं और साथ में एक जीवंत विचार रखते हैं और मैं उनके पास पहुंचता हूं कि वो क्या सोचते हैं कि हमारे गांवों का विकास इतने वर्षों बाद भी क्यों रुका हुआ है, और हमारे जो आदर्श हम जब कहते हैं तो ये आदर्शवादिता हमसे कितनी फलांग, कितना किलोमीटर, कितने समय दूर अभी बची हुई है। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी ओम। आज के इस सदन में उपस्थित विद्वत जन, ये योगहार का जो मंच है तो बड़ा मंच है साहब, तो इसमें बहुत विद्वान लोग आते हैं। कल से हम आदर्श ग्राम की चर्चा कर रहे हैं। आदर्श गांव और गांव दो अलग अलग हिस्सों में हमको लेके जाना पड़ेगा। आदर्श का मतलब होगा मानक, पैमाना, माइलस्टोन। आदर्श जिनको फॉलो किया जाना है या
कुछ हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ पहले से तय किया गया है। बड़ा क्लिष्ट विषय है वैसे ये, पर गांव की जब हम बात करते हैं तो आज भी कुछ छोटा थोड़ा बहुत बचा हुआ है गांव के अंदर। आज से 30 साल पहले मैं एक कविता गाया करता था। अरे देश का कर्णधार तम बेगा गाड़ी हाको रे, अरे देश का कर्णधार तम बेगा गाड़ी हाको रे, यो देश गुलामी का पंजा में हुई गयो आंको बाको रे। कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे गांव के ढांचे को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। आदर्श और विकास मेरे हिसाब से दो अलग पहलू हैं। आदर्श स्थापित करने के लिए इस देश का एक राजकुमार वनगमन करता है। प्रातः काल उठऊं रघुनाथा, गुरु मात पिता नावही माता। संस्कृति का पालन करने वाला राजकुमार राम जो सबसे पहले अपने गुरु माता पिता को वंदन करता है। गांव के अंदर समाज, समाज के अंदर व्यक्ति, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व खुद अपना एक आदर्श तय करे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया गया है। हमारा ये समाज आज भी उन मानकों पर नहीं पहुंच पा रहा है जिसको हम कहते थे ये देश सोने की चिड़िया है। विदेशों से आक्रमणकारी इसी देश की ओर क्यों आते थे? इसका मतलब इसका आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत था, इसका मतलब इसका सामाजिक ढांचा बहुत मजबूत था, इसका मतलब इसका धार्मिक ढांचा भी बहुत मजबूत था। कहीं ना कहीं हम गुलामी के बाद में डिस्टर्ब हुए हैं। हमें बताया क्या जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं, योजना क्या बनाई जाती है, इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। मैं दावे के साथ इस मंच पर कह रहा हूं, जिस संविधान संशोधन 73 की आप चर्चा कर रहे हैं भाई साहब दिनेश जी, उस पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अंतिम कड़ी जिसे आपने पंचायत कहा है, मैं उस कड़ी की भी आखिरी कड़ी पंच की बात कर रहा हूं। यदि इस देश के किसी पंच को यह पता हो कि मेरे अधिकार क्या है, मुझे नहीं लगता कि उस पंच को यह मालूम है कि उसे 60 वोटों ने किस लिए पंच बनाया है। वो पंच अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पंचायती व्यवस्था में उसे 3 बार पूरे वर्ष में ग्राम सभा करनी है और उसके गांव की चर्चा करनी है, बस। और वो ग्राम सभा सिर्फ गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को होती है, और वो भी सिर्फ रजिस्टर में होती है, कागज में होती है, गांव में नहीं होती है। जी, जी आदरणीय, आपने एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे रखा है कि जब तक जो सबसे छोटी इकाई गाँव और गाँव के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, उनको अपनी जो शक्ति है गाँव के विकास के लिए और वहाँ के समाज के विकास के लिए, अगर उसके बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं पुनः आपके पास आऊँ, आपसे ये निवेदन करता हूँ कि हम चलेंगे आदरणीय रमेशन मेहरा जी के पास, उनका हैंड रेज़ था, ताकि ये हम कुछ थोड़ा-थोड़ा समय सभी को के पास गुज़ार सकें और वहाँ से जी, जी आदरणीय रमेश मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सर, मेरा तो हैंडरेस जो मैंने पहले किया था वो इस विषय के संबंध में नहीं किया था। मैं तो आदरणीय पवन कुमार जी को हमारे नर्मदापुरम की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जो लैब बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने हमें जो मुख्य चीजें हैं वो उपलब्ध कराई है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार इसलिए किया था। और चूंकि अब हम पंचायत के मतलब आदर्श ग्राम की बात कर रहे हैं, और आदर्श ग्राम में हमने ये देखा है कि सबसे मुख्य कड़ी जो है, यदि ग्राम की लोगों की सहभागिता नहीं है तो वो काम पूर्ण रूप से होता नहीं है।
और कुछ छोटे प्रयास हम लोगों ने भी किए, और वो प्रयास जो हुए हैं वो गांव के लोगों के द्वारा ही उसे खत्म भी किए गए हैं। एक तरफ प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ उसी को नुकसान करने के लिए भी वहीं से लोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा है। तो जब तक हम उनकी मानसिक तैयारी नहीं कर सके, तब तक यदि हम कोई काम करते हैं तो वो आधा अधूरा ही होता है। तो सबसे पहली बात है, लोगों में आपस में चर्चा करके उनकी मानसिक तैयारी करें, और इसके बाद जो वहाँ पर उपयुक्त हो उसको यदि हम करते हैं तो हमें सफलता ज्यादा मिलती है। जी ओम। जी आदरणीय, आपने महत्वपूर्ण बिंदु ये रखा है कि गांव की सहभागिता, सभी लोगों की सहभागिता इसमें ज़रूरी है, और यही जो गांव के विकास और या उसको एक आदर्श रूप में स्थापित करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है कि हम सभी लोग सहभागी बने किसी न किसी रूप में अपने और अपने गांव के विकास में। मैं आपके शब्दों के साथ ही आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं कि वो अपनी टिप्पणी दें कि हमारा ये जो वार्ता का कार्यक्रम है इसमें आप क्या जोड़ेंगे ताकि हम इसको और आगे बढ़ाएं। जी सदन को प्रणाम। आज के जो हमारे मार्गदर्शक हैं और जो आपने आदरणीय दिनेश जी ने आमंत्रित किया है और वो महानुभाव उपस्थित हैं, उन सभी सदस्यगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुन्नीलाल यादव, पतंजलि किसान सेवा समिति, राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश। और हमें आज जब आदर्श गांव की बात आती है, परम पूज्य योगेश्वरी स्वामी रामदेव जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी का भी अभियान है कि हमारा गांव आदर्श गांव बने। हमने हल्का सा प्रयास किया है। योगाहार कार्यक्रम में मार्गदर्शन मिला हमारे चीफ गेस्ट महोदय के चीफ गेस्ट के रूप में जो हमारे महानुभाव आए, अपना अपना वरिष्ठ समाज से भी आए और पद्मश्री, उनके द्वारा जो छोटी छोटी बातें हमें बताई गई, हमने उसका प्रयास चलने का किया और हम बालाघाट गांव में पहुंचे। उसके पहले भी हमने कई गांव में ऐसा प्रयास किया आदर्श गांव बनाने का। एक एक बिंदु पर जो अभी हम आदरणीय भ्राता जी को सुन रहे थे कि हमें गांव में जाकर के और सबसे पहले ग्राम वासियों को इकट्ठा करके और उनसे पूछना है कि इस गांव की मुख्य आवश्यकता क्या है। सबसे पहली आवश्यकता की अगर हम समाधान करते हैं प्रशासन के साथ मिलकर के, तो गांव का विश्वास जीतने का पहला काम होता है, पहला कदम होता है हमारा कि हमें ग्रामवासियों का विश्वास जीतना है और उनको अपनी ताकत बताना है कि हम कुछ करने लायक हैं। अगर आप कुछ करने लायक है तो गांव वाले आपसे जुड़ेंगे, आपकी मानेंगे और आपका सहयोग करेंगे। और अगर आप कुछ भी करने वाले लायक नहीं है तो कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ता है। और क्योंकि प्रशासन के अधिकारी आते हैं या अन्य व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें विश्वास में लेना होगा। और हमने अगर विश्वास में ले लिया, एक काम, पहला काम, आवश्यकता जो भी होगी गांव वाले बताएंगे, हम उसको प्रशासन के माध्यम से जुड़कर पूरा कराएंगे। फिर अगला बिंदु, अगला कदम रखेंगे। तो हम कदम बारी कदम, हम बिंदु बार बिंदु उस गांव के विकास के लिए बढ़ते जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हमने निस्वार्थ भाव से अपना काम किया और उस गांव में हम लीडरशिप तैयार की, तो हमारा गांव आदर्श बन जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और हम चाहेंगे कि हम समय न लेते हुए, मैं आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो अनुभवी हैं, उनको हम सुनेंगे और हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे। सबको प्रणाम। ओम। जी आदरणीय, आपने महत्वपूर्ण कड़ी ये जोड़ी है कि गांव वालों का विश्वास हमें अर्जित करना पड़ेगा। दो बातें यहाँ पे हैं। एक बात ये आ रही है कि गांव का विकास गांव के माध्यम से ही होगा। दूसरा, गांव के लिए कार्य करने वाले लोगों को आवश्यक है कि गांव वालों का विश्वास वो जीतें और उसमें कार्य करें। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं रुद्रप्रयाग के पास चौमासी गांव पड़ता है और केदारनाथ के एकदम सन्निकट है। केदारनाथ की हिमालय की गोद में बसा हुआ चौमासी गांव, और वहाँ के हमारे युवा प्रधान हैं मुलायम सिंह तिंदोरी जी। तो मुलायम सिंह तिंदोरी जी संभवतः अभी भी कुछ समय पहले जुड़ रहे होंगे, वो हमें सुन रहे होंगे। हम आप तक पहुंचने वाले हैं तिंदोरी जी। और आपसे पहले हम आदरणीय हमारी दीदी हैं और गांव के विकास के लिए उनका सरल कम शब्द में क्या टिप्पणी होगी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, हम आपके पास पहुंचते हैं। जी
ओम सदन को प्रणाम, कुटिस्थ प्रणाम और गुरु सत्ता को प्रणाम। दिनेश भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये बालाघाट भाई साहब का प्रवास हुआ था तब चंदना ग्राम गए थे, तो आदर्श ग्राम की जब बात रखी थी तो उन्होंने बोला था कि ये बात 25-30 साल पहले उपरनीता दीदी के ससुर जी ने रखा था। तो और उस आदर्श ग्राम बनाने की योजना पहले ही बनाई थी उन्होंने, लेकिन वो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। तो जब हम वहां पे गए तो वहां के लोग आए थे, जो गांव के लोग, तो उन्होंने जो बात रखी थी अपनी कि हम क्या क्या चाहिए, मतलब इस गांव में क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे मुनीलाल भाई साहब ने बोला कि एक आदर्श ग्राम बनने के लिए गांव के लोगों की रिक्वायरमेंट चाहिए, उनका विश्वास जीतना है। तो उस प्रकार से जब भी मैं गई हूँ वहाँ पे, दूसरी तीसरी बार गई हूँ मैं, तो अभी वृक्षारोपण आचार्य जी का जो जन्म दिवस मनाया था वृक्षारोपण करके वहाँ पे, तब भी सहज वहाँ पे गांव के लोग आ जाते हैं और सभी लोग इतने सहज पूरे काम छोड़ के आ जाते हैं जब भी कुछ काम होता है ग्राम के लिए कुछ करने का। तो जैसे मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी, इंटीग्रेटेड आदर्श गांव, आदर्श ग्राम, क्योंकि हम एक चीज को लेके सभी के पास जैसे पवन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्तर पे लाया, सीखने के लायक बनाया, मुझे सीखने के लायक शिशुवत बनाया मुझे। तो उन ये उन गाँव की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि क्या-क्या गाँव के लोग चाहते हैं, मेरे गाँव में क्या होना चाहिए। मतलब निर्मल ग्राम बनने के लिए, एक आदर्श ग्राम बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो उस प्रकार से वहाँ के लोगों ने जब बोला कि ये फाइनेंशियल भी बहुत, हम तो करना चाहते बहुत। जैसे जब से मुनीलाल भाई साहब वहाँ पे आए थे तब से एक नींव रखी गई और वहाँ के जो सक्षम लोग थे, टीचर्स थे, उन्होंने 30-30, 35-35 हज़ार तक उन्होंने अपना योगदान दिया। और जो कच्ची झोपड़ी में जो गौ माता रहती थी, उसको आज मैंने देखा कि सज्जे तक, मतलब स्लैब लेवल तक आ गया है वो, पक्का पक्का बनाने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने मतलब दान दिया। ये भावना जागी थी जब हमने पतंजलि की बातें रखी थी कि स्वामी जी की बातें रखी थी कि ऐसे-ऐसे स्वामी जी चाहते हैं, हमारी क्या हमको मतलब कैसे रहना चाहिए। तो वो इस लेवल तक आया। वो 18 एकड़ ज़मीन जो दी गई थी, तो इसी उनको लायक समझा गया था, वो गाँव के लोगों को, तभी पंचायत ने उनको दान दी थी कि इस गाँव को मतलब अच्छा बनाना है, आगे ये करना है। तो मैं यही चाह रही थी कि सदन से कि जैसे रामकृष्ण रघुवंशी साहब को, भाई साहब को भी मैंने बात करी थी, तो उन्होंने वृक्षारोपण के लिए मतलब अलग-अलग कि कौन से वृक्ष लगाने से क्या-क्या होंगे। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं से हमें काम करना होगा। एक ही दिशाओं से नहीं, और गाँव के लोगों की रिक्वायरमेंट और अभी जो वर्तमान स्तर क्या है गाँव का और क्या-क्या होना चाहिए, आधुनिकता को भी देखते हुए कि मतलब अ, अभी जो वर्तमान का परिवेश है उसको जोड़ते हुए पुराना, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए हमको आदर्श ग्राम बनाना चाहिए। बस यही मैं चाहती हूँ। और आप लोगों के पास जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो मतलब आपको सहयोग करना है, मानसिक रूप से, भावनाओं से, और जो भी हो, बस यही चाहूँगी मैं। ओम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपने कहा है कि हम एक तरह से वही बात आपने कही है कि कुछ दिन पहले हमारे योगाहार में एक मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय सचिव आईएएस कमल टावरी सर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी उँगलियों की मुट्ठी बाँध लें। तो यही विचार, यही भाव आपके हैं आदरणीय कल्पना जी के, कि हम इंटीग्रेटेड वे में अपने गाँव के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप की बात को सुनकर के, साथ में हमारे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी की बात को सुनकर के, हमारे सीजीएम नाबार्ड, पूर्व सीजीएम नाबार्ड आदरणीय मुनीष जी की बात को सुनकर के, आप सभी की बात को सुनकर के हम एक कुछ बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कि हम उन बिंदुओं को रेखांकित करें जो बिंदु हमारे गाँव के लिए आवश्यक हैं। मैं पुनः हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर के पास पतंजलि हरिद्वार पहुंचता हूं, पौरी हरिद्वार पहुंचता हूं और उनके मार्गदर्शन के साथ इस कार्यवाही को फिर आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर जी। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर अच्छी कमेंट, सुझाव, एस्पिरेशंस जिसको हम कहते हैं, वो निकल के आए हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं इस अनुभव के साथ एक छोटा-सा अनुभव बाँटना चाहता हूँ कि जब ये एक कार्य हमने करना शुरू किया और एक गाँव में मैं काम कर रहा था, तो देखा ये गाँव तो बहुत बड़ा है, बड़ा विस्तार है, ये 2 घाटियों में फैला हुआ है।
और एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चलने में, तो पर्वतीय क्षेत्र में करीब 2 घंटे का समय लग जाता था। तो ज़ाहिर है कि गाँव को पूरा एकत्र करना बड़ा मुश्किल कार्य था और संभव ही नहीं था। कभी संभव ही नहीं हो पाता था, क्योंकि एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना फिर दूसरी तरफ जाना, तो किसी भी तरह के लोगों को एक-दूसरे के साथ मिलने की संभावनाएँ ही बहुत कम थी। तो अब जब हमने वहाँ पर एक कार्य वानिकी का शुरुआत किया, फ़ॉरेस्ट्री का कार्य किया, तो ज़ाहिर है कि हमें लगा कि ये तो संभव नहीं है, अगर हम सबको एक साथ लेके चलने की सोचें। क्यों ना ही इसको छोटे-छोटे तोकों में, जो कि प्रचलित वहाँ की भाषा है, वहाँ पर उनके साथ तोकवार बातचीत की जाए। तो इस घाटी के लोग और इस घाटी के उस कोने के लोग, उनके साथ बातचीत की। उसके इसी तरह से तो हमें 5 बार 5 अलग-अलग जगह पर बैठ के करनी पड़ी, बातचीत करनी पड़ी, बातचीत का लोगों की बात सुननी पड़ी। ब बात बताने से ज़्यादा सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी सुनने का काम, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो कार्य होता है, जंगल से संबंधित, तो ज़्यादातर महिलाओं का होता है। तो पहले तो पुरुषों से बातचीत की, और ज़माना ज़रा संकीर्ण था उस समय का, पहले का, कई साल पहले की बात। तो पहले उनसे अनुमति लेते हुए कि महिलाओं से हम बातचीत कर भी लें कि नहीं करें। तो उन्होंने कहा बातचीत कर लो भई, काम तो वही करती हैं, जंगल उन्होंने जाना है। तो 5 जगह पर मीटिंग करके 5 गुना 2, महिलाओं की बैठक अलग, पुरुषों की बैठक अलग, ऐसे करते हुए एक लंबे अंतराल में, 6 महीने के अंतराल में इस तरफ एक साझा समझ विकसित हुई। ऐसा ये प्रारंभिक चरण था कुछ भी काम करने से पहले। तो मेरा ये कहना है कि आज की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, तो आज की परिस्थितियों के अनुसार काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले। पहले सब कुछ पैदल ही चलना पड़ता था, ना कोई फ़ोन था, ना कोई और तरीका था। तो ऐसा करते हुए गाँव की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, और वहाँ के जो वहाँ का जो ढाँचा है, संगठनात्मक जो ढाँचा है, उसके ऊपर काम करने से हमें शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उससे सफलता भी ज़्यादा मिलेगी। तो किसी एक वर्ग के लोग जो है, अगर किसी कारण से एक-दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके साथ भी अलग-अलग बैठक करते हुए, उनकी बातें को सुनते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए आगे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको जब किया तो इसमें हमें सफलता मिली, और मैं कई सालों बाद उसको ट्रैक करता हूँ कि वो फ़र्क कुछ पड़ा कि नहीं पड़ा है। पहले की जो उन्होंने जो कार्य कर रहे थे, जो उस उद्देश्य को लेकर के चले थे, आज की परिस्थिति में उनमें क्या बदलाव हुए हैं, और उसमें क्या किस तरह से उन्होंने उसको सँभालने का प्रयास किया है। तो कई जगह पर सफलता अभी भी कायम है, और मुझे लगता है कि जो जनभावना है, जनभावना में लोगों की बात सुनते हुए उनको अपने इस जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनाते हुए, उसके अंदर जब तक ये वो भावना विकसित नहीं होती है कि ये मेरा कार्य है, इसको मुझे ही करना है, तो तब तक के वो कार्य, या मुझे नहीं, मतलब हमको करना है, हम सब गाँव वालों को मिल कर के चाहे उस तोक के किसान के लोग ही क्यों नहीं हो, हमें मिलके करना है। महिलाओं को जब तक ये नहीं लगता है कि हमें करना है, तब तक ये उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में भी अपने वार्तालाप को जारी रखेंगे और अपने अनुभव बताएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने उत्तराखंड के अंचल से और ख खासकर रिमोट से और पहाड़ी गाँवों की उदाहरणों पे आपने उदाहरणों को सामने रखा है सदन में, जिन पे आपने कार्य किया है। और जब हम खासकर ऐसे गाँवों की जहाँ दुर्गम गाँव हैं, उनकी बात करते हैं, वहाँ कार्य करने की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को सुनने और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो तब मुझे विचार आता है कि हमें केदारनाथ के पास चौमासी गाँव जाना चाहिए। एकदम बुग्याल यानी जो ऊपर चोटिल पहाड़ियों पर जो घास के मैदान हैं, उनकी तलहटी में बसा हुआ चौमासी गाँव। और वहाँ से हमारे साथ एक नए सदस्य जुड़े हैं। हम सभी योगाहार के सदस्य आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आदरणीय श्री मुलायम सिंह तिंदोरी जी का। मुलायम सिंह तिंदोरी जी, आप ने अपने गाँव में सड़क के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी और अपने गाँव में जो
पर्यटन के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं और अन्य कार्य जो कर रहे हैं, आप संक्षिप्त में ये वार्ता रखिएगा। उसके बाद हम संभवतः कुछ दिन में आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएँगे। तो आप क्या-क्या क्या-क्या कार्य चौमासी के लिए कर रहे हैं? आदरणीय मुलायम सिंह तिंदोरी जी, अपना कैमरा और माइक ऑन करके बात रखिएगा। आज इस योगाहार प्रोग्राम में सभी अतिथि लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन और मेरी तरफ से प्रणाम। मैं पिछले लगभग 15 सालों से सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ और वर्तमान में ग्राम प्रधान चौमासी हूँ। मेरी समझ से अभी जो सरकारों द्वारा जो योजनाएँ धरातल पे उतारी गई हैं, वो गाँव और जनता के बीच एकदम डिजिटल के रूप में और पूरे विश्वास के रूप में नहीं उतरी हैं और लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि इन योजनाओं का विस्तार पूर्वक किसी भी प्रकार से जनता को बताया नहीं जाता है। और मैंने वर्ष 2013 से और 2019 तक पीरामल फाउंडेशन के अंतर्गत कालीमठ क्षेत्र में काम किया है, जिसमें लोगों का काफ़ी विश्वास बढ़ा था और हमने शुरू से ही एक छोटी वैली को पकड़ा था, जो लगभग हमारे यहाँ की जनसंख्या लगभग 3000 के लगभग है, जिसमें हमने एसएचजी का गठन किया था और उसके बाद महिलाओं ने हम पे विश्वास करके अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्तमान में आपने देखा होगा केदारनाथ प्रसाद जो चौलाई लड्डू द्वारा बनाया गया है, वह लगभग पूरे भारतवर्ष में वर्तमान उसी के नाम से जाना जाता है, केदारनाथ प्रसाद। और जो केदारनाथ में कागज बैग और उदक जल था, वो भी पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत में वर्तमान में मनरेगा के कार्य के तहत जो कार्य हो रहे हैं, सपोज गांव को आदर्श बनाने के लिए पैदल सड़क हो गई, विद्यालय हो गई और जो अन्य संबंधित खेत हो हाँ, गई आपका और जी, जी। जंगली जानवरों के नुकसान के लिए जो 4 दीवारियां होगी, उस पर्यटन के लिए पिछले 5 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने अपने जो प्रधान का अपना वित्त होता है, उसके लिए मैंने उसके अंतर्गत मैंने जो है कि चौमासी में पर्यटन अतिथि गृह जो लगभग इस कार्य शुरू हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी। तो उसमें जो अतिथि आएंगे, उसमें हमारे ग्राम की जो समिति बनेगी, ग्राम समिति बनेगी, तो उसके अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारे नवयुवक हैं उनको रोजगार मिलेगा। और यहाँ से पर्यटन का काफी बड़ा महत्व है। यहाँ से 22 किलोमीटर मनने के लिए रास्ता है और ऐसे 24 किलोमीटर केदारनाथ के लिए रास्ता है। तो इसी के अंतर्गत अभी ग्राम में काम हो रहा है। जी, जी तंदूरी जी, धन्यवाद। हम आपको विस्तार से सुनेंगे, अगले दिन आपको बुलाएँगे, आप बने रहिए। और आपने बताया कि किस तरह से आपने जो अभी-अभी हम कल्पना दीदी जी ने एक बात बताई थी और आदरणीय पवन सर ने जो बात बताई है कि हम अपने आस-पास से जो कार्य करते हैं, उसको सीख कर के भी अपने गाँव में अप्लाई कर सकते हैं। आपने समूची कालीमठ वैली में, जिसमें कि लगभग दर्जन के आसपास गाँव होंगे, उसमें कार्य करके और आपने जो अपनी सोच बनाई, उसको अपने गाँव में अप्लाई किया और साथ में अन्य व्यवस्थाओं के प्रति आप जागरूक हुए, ग्रामीणों को जागरूक किया, इसका दिशा में आप आगे बढ़े हैं। आपने जो बातें रखी, पुनः इनको सुनेंगे और आपके बाद हम चलते हैं सीधे लखनऊ। लखनऊ से सचिन जी मॉडल गाँव के ऑफिस से जुड़े हुए हैं और उनसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने कोई किसान बंधु अगर ये खासकर प्रधान वहाँ के प्रधानों को जोड़ा हो या फिर वो अपना अनुभव बताएं। सही सचिन जी। जी सर, नमस्कार। मेरे साथ में कानपुर नगर से और सहारनपुर से प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जी, जी। तो आप जो उन प्रधानों का परिचय दीजिए या वो हमारे स्वयं साथ सर कानपुर नगर से सपना मैम जुड़ी हुई हैं और जी, सहारनपुर से संदीप जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी।
तो पहले मातृशक्ति को स्थान दे करके आदरणीय सपना जी से निवेदन है कि वो अपने गांव के बारे में परिचय दें और संक्षिप्त में ये बताएं कि वो अपने गांव के लिए क्या कर रही हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। सदन को नमस्कार। मैं सपना चतुर्वेदी, ग्राम प्रधान करड़ी चंपतपुर, कानपुर नगर से बोल रही हूँ सर। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सपना जी। ये योगाहार का कार्यक्रम है और इसमें देश भर के किसान, प्रधान, नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक इसमें जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा चल रही है हमारे आदर्श गांव कैसे स्थापित हों, और आप अपने गांव के लिए, क्योंकि मॉडल गांव के तहत कार्य कर रही हैं, तो कुछ बातें, कुछ बिंदु आप बताइएगा कि कैसे आप ये कार्य आगे बढ़ा रही हैं। सर, हमारे ग्राम पंचायत में पहले जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। पहले बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे हैं जो वो ही देश के भविष्य हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, और अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो मतलब आगे अच्छा कार्य कर सकेंगे सर। जी, और आपसे ये निवेदन भी है कि अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें, आदरणीय चिंदोरी जी अपना कैमरा ऑन कर दें, तो आपके साक्षात दर्शन भी हम इस डिजिटल के माध्यम से कर सकेंगे। और आपके बाद हम पुनः सचिन जी के पास पहुंचते हैं कि सचिन जी कृपया अपने जो दूसरे प्रधान जी हैं उनका परिचय के साथ वो अपनी बात रखें, तो उनका स्वागत है। जी सर, साथ में स्वागत है सर हमारे साथ। जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं सर आपकी आवाज। संदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, सहारनपुर के हैं। इनकी ग्राम पंचायत में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। संदीप सर, जा रही मेरी आवाज आपको? नमस्कार सर, मैं संदीप चौधरी, ग्राम पंचायत थरुल, जिला सहारनपुर से। और मुझे बड़ी खुशी है आप सब लोगों ने मुझे जोड़ा है इस प्रोग्राम में। और मैं पहले तो ये बता दूं, कल रात से मैं अभी तक सो नहीं पाया हूं। मैंने इस गांव में कीटनाशक स्प्रे कराया था खुद से ही, और वो मेरी एलर्जी होगी, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। बट फिर भी मैं बैठा हूँ इस प्रोग्राम में। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप सबको बताते हुए कि जब मैं अपने गाँव को, हम लोग सरपंच चुने गए, प्रधान चुने गए, तो गाँव की एकदम जीरो स्थिति थी। हम लोग गाँव में जब जाते थे, देखते थे कि स्थिति कैसी है, कि कूड़े ढेर पड़े हुए हैं, कोई पढ़ने के लिए जाता, नालियों में इतना कचरा होता था। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, तो मैं सबसे पहले मैंने पूरी करी दी थी। आज हमारी ग्राम पंचायत थरोले में हमने फ्री लाइब्रेरी बनवा दी है अपनी ग्राम पंचायत में, जहाँ की सारी बेटियां गाँव की अब बाहर जो सोचती थी बाहर कैसे जाए पढ़ने के लिए, आज वहीं पढ़ रही है। वो सारी निःशुल्क लाइब्रेरी है। गाँव की मैंने गाँव का ग्रुप है हमारा, मैं मैसेज किया था कि कोई बच्ची ऐसी ना रहे हमारी ग्राम पंचायत में जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह सके। आज मैं 3 बेटियों को गांव में पढ़ा रहा हूं अपने खर्चे से, जो लड़कियां 9th 10th और 11th पढ़ रही हैं। और लाइटिंग की बात करें, हमारे ग्राम पंचायत से मात्र 6-7 लाइट हुआ करती थी, आज 370 लाइट्स गांव में है, वो भी बहुत कम खर्चे में। और पूरा गांव ऐसा लगता है जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ से कि मसूरी जैसा बन रहा है। पूरा एकदम से देखने से पूरा गाँव जगमगा होता है। कम पैसे में ज्यादा काम करने का प्लान रहता है हम लोगों का। सबसे बड़ी बात होती है सर ऑनेस्टी की। अगर हम अपने काम में ईमानदारी नहीं बरतोगे तो आप 1 लाख रुपए आपको पर डे भी दिया जाए तो भी आप गांव में विकास नहीं कर सकते। हमारी बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत है। आज की तारीख में, आज ऑन टुडे 1785 जनरेशन है, और पिछले 2 साल में लगभग 28 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें 17 लड़कियां पैदा हुई हैं। और लड़कियां पैदा होने के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारी ग्राम पंचायत में बेटियां पैदा होती है 1 साल में, उनका हम साल के 1 दिन एक सामूहिक जन्मदिन मनाते हैं, और जिनसे हमें बड़ी खुशी मिलती है और प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ अपनी बच्चों के लिए जन्मदिन मना पा रहे हैं। पहले क्या होता था, क्या अभी भी होता है, देखो पहले की बात क्या, कि जब किसी को बेटा होता है तो ढोल बजाए जाते हैं, लड्डू बटते हैं, कुछ सारे काम होते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम क्यों ना अपनी बेटियों के लिए खुद से एक ऐसा प्रोग्राम करें, और वो प्रोग्राम हमने ऐसा किया जी। पहली बार एक आयोजन किया था, उसमें पहले साल में 18 बेटियों का हमने किया था जन्मदिन, और वो इतना हिट हुआ कि पूरे भारत में हमारी खबर चली है। हमें उसके लिए उससे इतनी प्रेरणा मिली है कि अब हर साल इसका आयोजन करना हमने शुरू कर दिया है। और बात करूं मैं स्कूल की, आज भी स्कूल में बच्चे नीचे बैठते थे। 70, 72, 75 साल हो चुके हैं देश आजाद हुए, लेकिन बच्चों को बैठने की फर्नीचर आज तक की व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये चीज काम पहले भी हो सकते थे, बट इच्छा शक्ति नहीं थी लोगों को करने की। आज हमारे सारे गांव के स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल तो स्मार्ट बन चुका पूरा, जिसमें डिजिटल पढ़ाई होती है। जूनियर हाई स्कूल में जो बच्चे नीचे बैठते हैं सबके लिए फर्नीचर अरेंजमेंट करा दिया हम लोगों ने। और सबसे बड़ा प्रभावित है सर, सहारनपुर में एक बुखार सा बहुत ज्यादा आतंक फैलता है आजकल के महीने में। अभी भी मैं बात करूं तो सहारनपुर का कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां किसी हॉस्पिटल में आपको सीट मिल जाए। हर सबकी प्लेटलेट डाउन है, सबकी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक गांव में 50 से 100 लोग भर्ती हैं।
मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या बोलता हूँ, आप गिलोय पियो, आप नीम के पत्ते का वो पियो या तुलसी का काढ़ा पियो। आयुर्वेदिक भी हम लोग बहुत करते हैं। जहाँ पहले गांव में लोग कैंप जानते नहीं थे कि कैंप होता क्या है, स्वास्थ्य कैंप कैसे लोग डॉक्टर आते हैं। आज हम महीने में 2 बार हमारी 18 डॉक्टर की टीम आती है गांव में, जिसमें अमीर डॉक्टर भी होते हैं जो घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं और इकट्ठा भी प्रोग्राम करते हैं एक। जी संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः पुनः आपको एक दिन सभी प्रधानों की गोष्ठी एक साथ योगाहार में कराएंगे और संदीप जी हो गए, सपना दीदी हो गई, हमारे मुलायम सिंह जी हो गए, ये सभी लोग एक दिन चर्चा में हम निवेदन करेंगे, चर्चा में आएंगे। आपने महत्वपूर्ण ये बात ये बताई कि अपने गाँव के लिए आप किस तरह से आपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने में आप कार्य कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी हमने सुनी है कि जब आप खेतों में स्प्रे कर रहे थे तो आपको आदरणीय दिनेश जी की आवाज गुम हो गई है, शायद नेटवर्क। जी आदरणीय दिनेश जी जब तक लाइन में जुड़ते हैं तब तक हम एक कार्यक्रम जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, और आज हमें लग रहा है कि हम भारत को स्वस्थ और समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बना लेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत महानुभाव अनुभवी हमारे मार्गदर्शक देख रहे हैं। एक मुझे याद आ गया मेरा अनुभव, जब गांव में एक बालाघाट के गांव चंदना में मैं कल्पना खुडले जी के साथ गया, तो वहाँ पे जो शिक्षक और बच्चे दोनों वहाँ आए और उस गांव को उन्होंने कहा कि हमें एक गौशाला बनाना है, और गौशाला सरकार से भी गौशालाएं नहीं चल पा रही हैं, गाय भूखों मर रही हैं, लेकिन हम बिना सरकार की सहायता के अपनी एक गौशाला का संचालन करना चाहते हैं। तो उसमें बच्चों ने 2-2 रुपए, एक 2-2 रुपए सारे स्कूलों के बच्चों ने उस क्षेत्र के एकत्र करके गौशाला को दान दिए। एक प्रेरणा ये जो आई, एक नवाचार हुआ है। ये मैं तो जानता हूं कि अगर सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के पास यह बात पहुंचे, मन की बात में यह बात का उद्बोधन हो कि स्कूल के बच्चों ने भी 1-1 रुपए संग्रह करके गौशाला के निर्माण में अपना सहयोग किया है, क्योंकि गौशालाओं को बच्चों ने समझा कि ये बहुत अति आवश्यक है। तो यह महत्वपूर्ण कार्य भी शुरू हो गया है। इस प्रकार से भी लोग बच्चे हमारे आगे आ रहे हैं। बच्चे, छात्र और युवा जब आगे आएंगे किसी कार्य में, और हमारी माताएं बहनें, तो निश्चित कार्य सफल होता है। दिनेश जी का नेटवर्क खराब होने की वजह से शायद वो रिमूव हुए हैं, और तब तक मैंने इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी बात रखी, और मैं वापस चलता हूं आदरणीय पवन कुमार जी के पास, ताकि हमारा जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो चलता रहे। जी बहुत बहुत सुंदर। आज के हमारे जो प्रधान, 3 प्रधान हमारे 3 अलग अलग राज्यों से आज उपस्थित हैं। 2 राज्यों से, सहारनपुर से बहन जी और नहीं, कानपुर से बहन जी, और सहारनपुर से हमारे प्रधान जी, जो ये बता रहे थे। वो पहली बात से ही मैं जरा सी लग रहा था कि उन्होंने कहा मैंने स्प्रे किया, तो ऐसा मुझे आभास हुआ है, और मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल का कुछ स्प्रे किया, शायद उन्होंने कुछ खेत में स्प्रे किया होगा या कहीं स्प्रे किया होगा। अगर वो केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, हमारे सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इस सदन में बहुत सारे किसान हैं जो कि केमिकल मुक्त खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार का समाधान चाहिए होगा, हमारे बहुत सारे साथी आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो तो जैविक ग्राम है। जैविक और प्राकृतिक रूप से जो खेती होती है उस पर हमारा बहुत ज्यादा ध्येय है। चर्चा हमारी उस पर ही केंद्रित होती है। तो हमारे प्रधान जी सहारनपुर से, कृपया धरती माता को अगर हमने बचाना है तो हम जहर को नहीं डालना है, या कम से कम डालना है, और धीरे धीरे इसको तो समाप्त ही कर देना है। इसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, और अपनी अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान भी हम करेंगे। साथ ही हमारे साथी प्रधानों ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी संदीप जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, कृपया करके अपनी बात कहिए। जी सर, मैं माफ करना, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो स्प्रे मैंने खेती में नहीं किया, खेती तो मैंने अपना बाग लगाया, पूरा 100% वो जैविक है। उसमें सिर्फ केचुए खाद ही डालते हैं, और जो अमरूद के ऊपर जो स्प्रे वगैरह कराते हैं वो गाय माता का जो पेशाब इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, उसको स्प्रे कराते हैं। ये हमारे गाँव में, सहारनपुर में इस समय महामारी फैली हुई है डेंगू और मलेरिया की। उसको बचाने के लिए फोगिंग में एक दवाई आती है, किंग फोग, और उसमें डीजल में पेट्रोल में मिला के उसका स्प्रे जो फोग होता है वो किया था,
ताकि गांव में लोग मच्छर से बच सके। मैं खुद गांव में ये बोलता हूँ कि आप इस केमिकल खेती से बच जाए, धरती माता बच जाएगी। आप लोग जो खा रहे हो वो जहर खा रहे हो, वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपको कैंसर पैदा कर रहा है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव, मैं इससे अपने आप को ठीक कर रहा हूँ जी। वो फॉगिंग सिर्फ गाँव को बचाने के लिए, जो गाँव में फॉगिंग होती है, धुआं होता है, वो मैंने किया था जी, और वो एक्चुअल कहीं लग गया कहीं जगह, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। नमस्कार जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत आपके जो अनुभव हैं, कभी आने वाले दिनों पर खेती कैसे कर रहे हैं, जैविक प्राकृतिक खेती कैसे कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको हम सुनना चाहेंगे। और धीरे-धीरे इस चीज़ का विस्तारीकरण हमने करने का प्रयास करना है अपने स्तर से ही, कि कैसे इस प्रक्रियाएँ, जो अच्छी प्रक्रियाएँ हैं, उनके अनुभवों का आदान-प्रदान करते हुए, हम कैसे इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें, और जो केमिकल का खतरा है उससे हम कम से कम करने का प्रयास करें। तो आज का सत्र बहुत लाभदायक रहा है, बहुत सुंदर रहा है, और धीरे-धीरे हम हमें हमें जो आदर्श गाँव की जो आवश्यकताएँ हैं, उनका आकलन करते हुए, हमारे प्रधान के माध्यम से, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे ग्राम का, तो हम आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें और उसमें प्राथमिकता किस चीज़ पर दें। और अगर कई बार ऐसा भी होता है, प्राथमिकता हमारी किसी चीज़ की होती है, लेकिन सरकार की तरफ से आवश्यक धनराशि का आवंटन नहीं हो पाता है, या वो योजना का नहीं हो पाता है, तो उस पर कई बार परेशानी होती है। तो इसलिए जो हमारे उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने बताया कि उनका अनुभव सोशल सेक्टर में काफ़ी रहा है, पिरामल फाउंडेशन के साथ। तो हमारे प्रधान जो हैं, केवल सरकारी योजना तक ही सीमित नहीं रहते हुए, उसको अन्य क्षेत्र की जो सीएसआर गतिविधियां हैं, अन्य संस्थाओं की जो गतिविधियां हैं, उनके साथ जोड़ते हुए भी अपने गांव के विकास में जो गैप्स हैं, जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, उस पर करने का भी जो अनुभव अगर किसी का होगा, या आने वाले समय पर जो आप काम कर सकते हैं इस दिशा में, इसका ध्यान मैं आपकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं। जी बताइए प्रधान जी, बताइए उत्तर रुद्रप्रयाग से। सर 2013 में जो हमारे यहाँ आपदा आई थी, उसके बाद हमारे यहाँ के सारे पुल और रास्ते बह चुके थे। तो वर्तमान में जब 2013 से सरकारों के पास बहुत सारे लेटर प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए, लोग जनता द्वारा दिए गए, तो किसी भी प्रकार से काम नहीं हो पाए। तो उसके बाद मेरा ध्यान याद था कि कुछ हमारे अनिल जोशी जी जो पद्मश्री रहे हैं, हेस्को से हैं, तो उनके पास मेरी एप्लीकेशन गई है। तो 2020 में उन्होंने जो है कि 18 मीटर लंबा पुल जो पूरी हमारी वैली को जोड़ता है, रुच महादेव कोटमा में लगवाया है। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमारे गांव के लिए एक और पुल दिया है। तो उस तरफ से भी हम काफी काम करते हैं, जो मतलब लोगों जनता के लिए काफी फायदे हों और लोगों को इजी गोइंग जल्दी काम हो सके। स्वास्थ्य संबंधित कोरोना में काफी सीएसआर फंड द्वारा काफी जो हमने सामग्री गांव में बांटी है, चाहे राशन हो गया, चाहे दवाइयाँ स्प्रे हो गई, ये सारी चीजें हमने काफी उस एनजीओ द्वारा गांव में बांटी हैं। तो इसी के साथ हम काफी एनजीओ के हिसाब से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने काफी मदद की है। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और क्योंकि अनिल जोशी जी काफ़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टरबाइन्स के ऊपर भी काम किया उन्होंने, कई क्षेत्रों में काम किया है, तो बहुत सुंदर, उनके साथ आपका समन्वय हो गया। और इसी तरह से जो बाकी फाउंडेशंस हैं, बाकी संस्थाएं हैं, वो तैयार रहती हैं कि हम काम करें, तो वो भी उनके साथ भी समन्वय करते हुए छोटी छोटी समस्याओं का समाधान, जहाँ पर धन की आवश्यकता है, उसको किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस तरह का संवाद हमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से, क्योंकि मेरा भी अनुभव उत्तराखंड का है, और मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमारे जो जितने भी अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको एक मंच में ला करके साथ, उनके साथ जिस तरह से योगाहार में संवाद चल रहा है, उस तरह से उनके अनुभवों का आदान प्रदान करके एक शायद और बेहतर कार्य हो सकता है। और उसका लाभ जो है एक दूसरे के परस्पर अनुभव आधारित अपनी जो जानकारी बांटने के माध्यम से भी बहुत बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। आने वाले दिनों पर इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कुछ हैंड रेज्ड हैं, तो अगर मुंडीलाल जी और दिनेश जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप आगे का सेशन को फैसिलिटेट कर लीजिएगा। धन्यवाद सर। आदरणीय पवन कुमार जी, आज का आदर्श ग्राम का निर्माण कैसे हो, आदरणीय हमारे दिनेश जी शंबाल जी जुड़ गए हैं। मैं दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का संचालन करने का कष्ट करें। क्षमा करिए
नेटवर्क चला गया। बड़ी बाधा मैं कह रहा था उस समय, हालांकि बीच की वार्ता नहीं सुन पाया। हमारे जो प्रधान उत्तराखंड हिमालय से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश और अन्य किसान हमारे प्रधान जी जुड़ेंगे, तो इनकी सभी आदरणीय सदस्यों को हम पुनः मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे, उन्हें पुनः सुनेंगे। उनके हम योगा के माध्यम से, क्योंकि हम सीखने समझने के, एक गांव की बातें दूसरे गांव में, दूसरे गांव की तीसरे गांव में, इस तरह से हम गांव की आदर्शता और उसमें हम क्या सहयोग करते हैं, क्या कर सकते हैं हम सहयोग के रूप में। मध्य प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले सोशल वर्कर्स हैं या गाँवों में, जैसे हमारे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी हैं, आदरणीय सतत वर्मा जी हैं और अन्य लोग हैं, आदरणीय मुन्नी लाल भाई साहब हैं, वो किस तरह से एक दूसरे गांव में अपना सहयोग दे सकते हैं और हम उस सहयोग को कैसे ले सकते हैं और कैसे हम इन जो एक समझ को अपने गांव के लिए विकसित कर सकते हैं, ये बात हम आगे रख सकेंगे। और क्योंकि मैं बीच की वार्ता में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, कृपया इस आगे के संचालन को जारी रखिएगा। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। अभी हमने महानुभावों को सुना और हमारे बीच में अपना अनुभव और सुझाव शेयर करना चाहते हैं आदरणीय गजानन पवार जी। मैं चाहूंगा कि समय को देखते हुए और विषय को समझते हुए आप अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सदन को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय गजानन पवार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? सादर आमंत्रित है। जी, ये जो मच्छर वाली बात चली थी, तो अपने सदन में एक बार चिंतल वेंकट रेड्डी आए थे, हैदराबाद वाले। तो अपन ने अगर ये मच्छरों के लिए एरंडी का तेल इमल्सिफायर मिला के अगर स्प्रे कर दिया, 1 लीटर में 13 पंप बनाने हैं। 1 लीटर एरंडी के तेल में इमल्सिफायर डालो या तो फिर शैम्पू की पूड़ी डाल दो 5-6 और उसको घोल बना लो। उसका मुझे वो एरंडी तेल का पानी के साथ में विघटन हो जाएगा और उसका स्प्रे अगर कर दिया तो ये मच्छर गायब हो जाते हैं। ये चिंतल रेड्डी जी का संशोधन है, तो उसी के लिए मैं मतलब केमिकल की कुछ की जरूरत नहीं। जी धन्यवाद। आदरणीय ओंकार नाथ जी, आप सादर आमंत्रित, अपना मार्गदर्शन सुझाव रखें। सदन को नमस्कार। जी सदन को नमस्कार। मुझे मार्गदर्शन चाहिए, सुझाव देने के काबिल नहीं है। और मार्गदर्शन नहीं चाहिए कि मैंने भी अपना जीवन समर्पित किया है गांव के लिए, किसान के लिए, और मेरे जो हमको समस्या हो रहा है, मैंने भी पतंजलि का 11 सूत्रीय आदर्श ग्राम की योजना है, उस पर हम अपने स्तर से चलने का प्रयास किए हैं। चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, वृक्षारोपण अभियान हो, वो तो हमने अपने स्तर से प्रयास किया है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाया है। तो मुझे मार्गदर्शन चाहिए। हम एक थोड़ा सा यहाँ पर ये रखना चाहें कि एक प्रधान के रूप में जो दायित्व होता है, अगर वो एक अच्छे व्यक्ति बैठे तो वो उसके माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से काम हो सकता है आदर्श ग्राम योजना बनाने में। लेकिन मेरा समस्या है कि मेरे गांव का प्रधान 50 वर्षों से वो पद पर काबिज है और वो अपने एक तरह से कहिए किडनैप करके रखे हुए पंचायत को, पूरे व्यवस्था को। तो कैसे आखिर बदलाव हो, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। जी जी, आदरणीय हमारे ओंकार नाथ जी झारखंड, पलामू झारखंड से हैं और वो सदन से मार्गदर्शन चाहते हैं कि कैसे जो है आदर्श ग्राम बने। और ग्राम प्रधान की जो बात है, यह बात सत्य है कि अगर ग्राम प्रधान की सोच अगर अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, तो गांव का विकास होगा। और मैं इसी कड़ी में एक अनुभवी महानुभाव हमारे इटारसी नर्मदापुरम से आदरणीय सतत वर्मा जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आप अपना अनुभव और मार्गदर्शन शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय सतत वर्मा जी, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज सदन की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और दिनेश जी का प्रयास
और इस सदन के जो सुझाव हैं बहुत अच्छे हैं। मैं ओमकार जी को कहना चाहता हूं कि वो जो 50 साल से उनका जो प्रधान है बदल नहीं पाए, तो वहां पे आप नारी शक्ति जगाएं और नारी शक्ति को आगे लगाएं। ऐसे बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं नारी शक्ति के बदौलत, तो आप नारी शक्ति को आगे लाइए, तो आप जरूर सफलता पाएंगे। मेरा इतना ही कहना था। जी हो। धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आपने अपना, जैसा हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने भी संदेश दिया था, पूर्व में भी ऐसा अनुभव आया है कि जहां नारी शक्ति की सहभागिता अति आवश्यक है और वो जरूरी है। तो आदरणीय ओमकार नाथ जी ने आपको सुना, सदन ने जाना। अब हम अगर किसी भाई का कोई विशेष महत्वपूर्ण सुझाव हो तो हम सादर आमंत्रित करते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। जी कल्पना कोटले जी ने बताया है, लिखा है गांव के में उन्होंने विकास आदर्श के बनाने के लिए जागरूक किया जाए तो अच्छा हो, गांव को, लोगों को जागरूक। जी जरूर, यही प्रयास है। अब मैं किसी का अगर कोई विशेष सवाल हो, क्योंकि हमारे सदन में अनुभवी महानुभाव जुड़े हुए हैं आज, और आज का सफल संचालन आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने किया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पवन कुमार जी हमारे कुशल मार्गदर्शक हैं, जिनका उद्देश्य है कि हमारा गांव आदर्श गांव बने, और गांव गांव अगर जिले में अगर एक एक गांव आदर्श ग्राम बन गया तो हमारे युवा कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण होगा। भानु देशराव जी आप अनम्यूट हुए हैं, आप आइए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। ओम, सभी सदन को प्रणाम और नमन। आज आदर्श ग्राम की चर्चा चल रही है। बहुत सारे लोगों के आदर्श ग्राम के बारे में बहुत अच्छा बताया। आदरणीय पवन कुमार जी ने भी बहुत हमें आदर्श ऐसा मार्गदर्शन किया है, और बहुत सारे लोगों ने भी बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया है आदर्श ग्राम के बारे में। तो मेरा कहना है, आदर्श गांव बनाना है तो पहले लोगों का मन का संधारण करना है। पहले लोगों का मन एकाग्र करना है, जोड़ना है। पहले लोगों के मन को जोड़ना है, विचारों को जोड़ना है गांव के, तो लोग गांव आदर्श हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव के शिक्षा के बारे में सोचना है, हमारे गांव का हर बच्चा शिक्षित हो जाए। तीसरा है कृषि के बारे में, हमारे गांव में जल संधारण करना है। जल संधारण से हमारा गांव सुजलाम सुफलाम होगा। और हमारे गांव में कृषि के बारे में, फसल के बारे में कौन से वैरायटीज लोगों को इस्तेमाल करना है, कौन से वैरायटीज नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा अपने जो पुराने वैरायटीज है उसके बारे में सोचकर हमें लगाना है। और चौथा है, हमारे गांव के लोगों को क्या होना क्या नहीं होना, इस लोगों के बारे में सब चर्चा करके लोगों को देना है। और पांचवा है, हमारे गांव के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। और छठा है, हमारे गांव की जो खेती है वो पूरी खेती जैविक तरीके से हो जाए तो हमारा गांव। और ये जो योजना है, सरकारी योजना तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो वो योजना भी हमारे गांव को जो मुखिया है और उन्होंने गांव की जो सरकारी योजना है वो गांव में ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करना है, तो हमारा गांव आदर्श ग्राम बन जाएगा। यही मेरा इतना सोच है। और नमन, सभी सदन को नमन। धन्यवाद आदरणीय भानु देशराव जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और हमें आपके सुझाव से एक नया मन में योजना आई है कि हमें सबसे पहले गांव में एक योग शिविर का आयोजन करना चाहिए। सभी गांव वालों को घर घर जाकर के पीले चावल दे करके सपरिवार आमंत्रित करना चाहिए और बिना किसी कुछ कहे हमें सबको पहले 1 2 3 4 दिन आराम से योग करना चाहिए, योग कराना चाहिए, स्वस्थ लाभ के बारे में चर्चा करना चाहिए।
और इसके बाद जब गांव वाले बैठेंगे, महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करना चाहिए और फिर उस आदर्श गांव की नींव रखना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए, उद्देश्य बताना चाहिए। तो लगता है शायद कि ऐसा हम करने में सफल होंगे। और मैं चाहूंगा कि इसमें कोई भी योगाहार कार्यक्रम के सदस्य अगर अपने गांव की बात करता है, आगे आने की बात करता है, तो हमारे जो सदन में उपस्थित भाई बहन हैं वो सहयोग कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं और जा करके उस गांव में, क्योंकि जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अनुभवी महानुभाव वहां जुड़ते हैं, तो उसकी कदर होती है, उसकी बात भी मानते हैं। तो हमें गांव वाले, हम अपने गांव में हम कोई भी एक ऐसा आयोजन करने का प्रयास करें, सफल और असफलता की बिना परवाह किए हमें प्रयास करना चाहिए। कल जो आदरणीय पवन जी ने कहा था कि हमें सोच विश्व स्तर की रखना चाहिए और कार्य हमें धरातल से शुरू कर देना चाहिए। तो इस सोच के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि हम हमारे भाई बहनों के मन में ऐसी बात आ भी रही होगी, सुझाव आ भी रहे हों, तो वो प्रकट करने का कष्ट करें, संकोच न करें कि हाँ, मेरे मन में अपने गांव में ऐसा करने का प्रयास है, कैसे हो सकता है, कैसे योग शिविर लग सकता है और गांव वालों से क्या क्या चर्चा कैसे हो सकती है, वो अपने सुझाव रखें। मार्गदर्शन हमारे अनुभवी महानुभाव इस सदन में उपस्थित हैं, वो निश्चित बताएंगे और इसका समाधान हम एक्शन में आ जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। आदरणीय ML गौर साहब ने हैंड रेज किया था, मैं चाहूंगा कि अगर कोई उनका संवाद हो तो करने का कष्ट करें। चलिए अब चलते हैं हम समापन की ओर। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जुड़ गए हैं, उनका आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ रहा है बार बार। तो अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी को अंतिम वक्ता के रूप में और आज आमंत्रित करूंगा कि इस पर आप कमेंट करने का कष्ट करें आज के युवा कार्यक्रम में, और फिर हम सबका समापन और सबका आभार ज्ञापित करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद। आज मुझे बहुत बार बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद। और आज की चर्चा बहुत सार्थक रही है और मुझे लगता है कि ये जो नए तरीके से हम जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रधान के रूप में आज प्रस्तुत हुए हैं, एक तो इनके साथ जब भी अवसर मिलेगा तो हम आगे संवाद करने का प्रयास करेंगे और उनके गांव की स्थिति को समझते हुए, उनके द्वारा कार्यों को के बारे में जानते हुए और उनके द्वारा अभी भी क्या समस्याओं का समाधान उनको होता है, चाहे वो जनमानस के प्रति हो, जिससे जुड़ने वाला कार्य हो, चाहे सरकारी योजनाओं के साथ जब डीलिंग होती है तो उसमें भी कई बार कुछ पेन एरियाज निकल के आते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो विकास है, हमारे गांव का जो विकास है, वो स्थायी रहे, वो स्थायी रूप से उसका विकास हो और वहाँ की जो जनमानस की भावनाओं के अनुरूप उसका विकास हो, कि सहभागिता के साथ विकास हो। तो इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए, इस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हम आगे हमारे संवाद समय समय पर जारी रहेंगे और जो हम अपनी चर्चाएं सामान्य रूप से करते हैं, अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, उसको निश्चित रूप से वो परंपरा हमारी जारी है, कायम रहेगी और हम इस परंपरा के आधार पर जो भी समस्याओं का समाधान हो सकता है उसको वार्तालाप करके करने का करेंगे और फिर अपने अनुभव जो हम फील्ड में उपयोग करते हैं उसका भी इस मंच के माध्यम से जब हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आएगा कि हमने जो सोचा था वो कितना सार्थक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कितने समय तक टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सबका एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा है कि हम निरंतर इस चर्चा को तक ही सीमित नहीं रखते हुए कुछ न कुछ सार्थक रूप से करते हुए आगे करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। ये आदरणीय पवन कुमार जी, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने व्यवहार कार्यक्रम के सभी सदस्यों के द्वारा ये चर्चा नहीं रहेगी और आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम एक्शन में आएंगे और एक्शन में आने की कड़ी में ही अभी हमारी बहन कल्पना खोटले जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय कल्पना जी। जी धन्यवाद। मैं ये आप लोगों को सभी को योगाहार प्रोग्राम में जो जुड़ने वाले सभी सदस्यों को मैं कहना चाहूंगी कि कल मेरे जिले में बालाघाट में योग आयोग का गठन हुआ, जिला योग आयोग गठन हुआ। तो उसमें सभी प्रकोष्ठ अपने पतंजलि के पांचों विभागों को बुलाया गया था। तो उसमें उन्होंने सम्मानित भी किया। तो
उस तौर पे पतंजलि किसान सेवा समिति के लिए मुझे भी सम्मानित किया गया, शाल और श्रीफल दिया गया। तो ये मेरा सम्मान नहीं था, मेरा योगहार प्रोग्राम का सम्मान है, तो मैं आप सभी को समर्पित करना चाहती हूँ शाल और श्रीफल। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कल्पना जी। और अच्छे काम करते रहें और इसी प्रकार से सम्मान स्वीकार करते रहें। और ये सम्मान सदन का है और एक आपके कर्मों का, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका सम्मान है। जी आदरणीय महेंद्र सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट हुए हैं आज के युवाचार्य जी। जी ओम सभी सदन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं तो ये समझता हूँ जो अपन अभी ग्राम के विषय में चर्चा कर रहे थे और भी, तो इसमें क्या है साहब, सबसे पहली चीज तो हमारी एक होना चाहिए कि स्वयं का समर्पण भाव। इसमें हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उस चीज पर हमारा ध्यान थोड़ा कम रहे और हमें क्या करना है उस पर हमारा ध्यान ज्यादा रहे, तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे वो भी आप सत्य बोल रहे थे। यदि कोई हमारे कहीं भी गांव में जो बाहर से जो प्रभारी कोई भी पहुंचता है तो उसका महत्व अलग हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं जगह जगह आप यदि इस प्रकार से अलग जगाएंगे और हम लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे तो हो सकता है कहीं हम बहुत आप सहयोग कर सकें। हमें ऐसी आपसे आशा है। और ये अभी अभी आपने मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ा है, इस प्रोग्राम से मैं अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ कि जिन चीजों को मैं पहले से मतलब जो है चाहता था कि ऐसा मुझे कुछ प्लेटफार्म या कुछ सेवा का मौका मिले कि जहाँ से मुझे मार्गदर्शन भी मिले और मुझे सेवा करने का अवसर भी मिले, तो मुझे ऐसा लगता है आगे चल के मुझे बहुत सेवा करने के मौका मिलेंगे। देखो रामायण जी में भी बताया है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा जो है देश की सेवा ही भगवान की सेवा है, जनमानस की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए अपना निजी स्वार्थ छोड़कर सेवा केवल एक परमार्थ के रूप में करें तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय योगी जी। जो आपने कहा है कि निश्चित है और आगे करते इसी कार्यक्रम में जुड़े रहें। अब समय आज 8:30 हो गए हैं। एक कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले चलते हैं। आपने आज योग कराया, बढ़िया योग कराया। और आज जो चर्चा हुई आदर्श ग्राम बनाने की, इस पे और लगातार चर्चा होती रहेगी, सुझाव आते रहेंगे। दिनेश जी सेमवाल जी का बहुत बहुत साधुवाद और आदरणीय पवन कुमार जी और का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार ज्ञापित करने के लिए रंजना बहन जी के पास चलता हूं कि जिनका सहयोग भी इस सेवा कार्यक्रम को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो आइए रंजना जी आप आएं और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आपके पास आवाज पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करें। आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं जी रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा कि आज का आभार ज्ञापित मैं ही कर देता हूं। आज सदन में उपस्थित हमारे आज के योगाचार्य जी, जैसा कि हम प्रतिदिन नए नए योग शिक्षक को इस योगाहार कार्यक्रम में लाते हैं और सबका अनुभव हम प्राप्त करते हैं, उस कड़ी में आज आदरणीय महेंद्र सिंह रघुवंशी जी जो योगी जी हैं, विदिशा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने आज योग कराया। योग के साथ साथ हम सबको मार्गदर्शन भी दिया। आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय, सभी सदन में उपस्थित महानुभाव जो आज नए अतिथि जुड़े, उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार योगाहार परिवार की ओर से। आदरणीय बहन कल्पना, आदरणीय बहन रंजना जी जिन्होंने ये कार्यक्रम में लगातार अपना सहयोग करती रहती, उनका आभार। आदरणीय अभिमन्यु जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन जुड़ करके यह योगा कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं, अपने मार्गदर्शन और सुझाव देते हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, हमें लगातार हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं और हम सबको टिप्स देते रहते हैं। प्राकृतिक जैविक खेती 2009 से कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय भानुदेश राव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, आपके इस मार्गदर्शन और सुझाव और अनुभव को हम नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हम जुड़ते रहें और अन्य साथियों को भी इस कार्यक्रम में जोड़े। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसके कारण हम जन जन तक अपने स्वदेशी और स्वस्थ लाभ का संदेश पहुंचा सकें।
आदरणीय भुवनेश्वर राय जी हमारे किसान भाइयों को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। जैविक प्राकृतिक खेती के में क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या उपयोग करना है, किन बिंदुओं पर हमें आगे काम करना चाहिए, सफल मार्गदर्शक ऐसे हमारे आदरणीय महान भुवनेश्वर राय जी और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जुड़ गए हैं, जिनके विशेष प्रयास से यह आज कार्यक्रम की महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और लगा हमें और सदन को भी लग रहा है कि हम आदर्श गांव की ओर निश्चित बढ़ रहे हैं और निश्चित एक्शन में आएंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को हम लोग कहते हैं कि इनके परम पूज्य हमारी सरस्वती माता जी का साक्षात इनके ऊपर कृपा है। तो ऐसे दिनेश जी सेमवाल जी सरल सुझाव और सहज के धनी आपको आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, आप लगातार हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय गजानन पवार साहब हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, आप जो है हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। बहन कल्पना खोटले जी, आप जैसा बताते हैं कि बहनों की सहभागिता अति आवश्यक है, आप आगे आकर के और समर्पित भाव से समाज के कल्याण के लिए लगी हुई हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी हमारे झारखंड से हैं और आप लगातार इस कार्यक्रम में, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तब से जुड़े हैं और योग करते हैं, सूर्य नमस्कार इस उम्र में करते हैं और खूब जो है आप युवा हैं, इसी प्रकार से स्वस्थ सुखी रहें और हम सबको मार्गदर्शन देते रहें। आदरणीय महेंद्र जी और आज के जो योगाचार्य जी उनका हमने वो बता ही दिया है, उनका आभार ज्ञापित कर ही दिया है। आदरणीय महेंद्र राठौर जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इसी प्रकार से जुड़ते रहें, हम आपको साधुवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय मनीष जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ करके सहभागी बन के, सहयोगी बन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय निर्मला जोशी जी, बहन जी हमेशा जुड़ती हैं और इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही हैं, मार्गदर्शन दे रही हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय ओंकार नाथ जी, आपको अभी हमने सुना, आप भी एफपीओ बना करके गांव में विकास के लिए कैसे आदर्श गांव बने इसमें प्रयासरत है, आपके ऐसे विचारधारा को नमन करता हूं। और आदरणीय पवन कुमार जी के बारे में हमने बताया है कि जब कुशल मार्गदर्शक और सफल नेतृत्व जिस कार्यक्रम का होता है वो निश्चित सफलता की ओर बढ़ता है। आप एक्शन की बात करते हैं, हम एक्शन में आ भी जाते हैं, कहीं कहीं रुक जाते हैं तो आप दिशा देते हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हुआ। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप हम सबके मार्गदर्शक हैं और निश्चित किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आपके स्वभाव को, आपकी विचारधारा को, आपके प्रयास को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय रितेश जी, आप भी युवा होकर युवा कृषक, सफल कृषक, उन्नत कृषक और जैविक प्राकृतिक खेती में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, हम सबको अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, रोहिना होशंगाबाद से, आप लगातार प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय रोशन लाल जी, आपने जो है सेवा कार्यक्रम में मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं, सुझाव देते हैं और सहभागी बन करके अपना अनुभव शेयर करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संदीप जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके हम सबको मनोबल बढ़ाया, सहयोग किया, सहभागी बने, इसी प्रकार के हमेशा रोज इसी लिंक से, यही लिंक रहती है उसमें आपने सहभागी बने, सहयोगी बने। आदरणीय सपना बहन जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया, बहनों को मार्गदर्शन दिया और इसी प्रकार का मार्गदर्शन देती रहें बहनों को और भाइयों को, ताकि हम सब इस कार्यक्रम में आगे सफल हों। आदरणीय शरद वर्मा जी, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और समर्पित भाव से आप युवा कार्यक्रम में समर्पित रहते हैं, ऐसे स्वभाव को और विचारधारा को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं हमेशा। आदरणीय सिंधु भर्ग बहन जी, आप जो है हमेशा इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ती हैं, योग करती कराती हैं और हमें सुझाव, सहयोग और मार्गदर्शन देती हैं, आपके पुरुषार्थ को बहन जी बहुत बहुत प्रणाम। उमा शंकर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुरू से आप जुड़े हैं और सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं, युवा कार्यक्रम इसी वजह से चल रहा है। और हमारी वैशाली विनायक बहन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और योग जो हमारे इस कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी पूरी टीम PRI की, आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। और जो चूंकि 3 घंटे से अधिक समय हो गया है तो निश्चित इस समय के कारण लोग हमारे साथी रिमूव हो गए हैं,